नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कामयाब रहा पीएम मोदी का लद्दाख दौरा, 2 किलोमीटर तक पीछे हटने को मजबूर हुई चीनी सेना। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने अपने स्थान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना भी अपने स्थान से पीछे हटी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 48 घंटों तक चली गहन कूटनीतिक चर्चा के बाद चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लेह की यात्रा की थी उसके बाद चाइना को एक कड़क संदेश गया था। वहीं भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि सीमा विवाद को लेकर कोर कमांडर स्तर की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप चीनी सेना ने विवाद वाले क्षेत्र से टेंट, वाहन एवं सैनिक को 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि चीनी भारी बख्तरबंद वाहन अभी भी गलवान घाटी क्षेत्र में गहराई वाले इलाकों में मौजूद है। हालांकि भारतीय सेना सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 से पीछे हट चुके हैं। आपको बता दें कि यहीं पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। बताया गया है कि भारतीय सेना भी थोड़ा पीछे हटी है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 से 16 जून के दरमियान रात भर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। शहीद जवानों में कर्नल रैंक के एक अधिकारी भी शामिल थे। वहीं इस हिंसक झड़प में चीनी पक्ष के 43 जवान भी हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों के बारे में जानकारी साझा नहीं की है। सीमा पर हुई इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सीमा पर हुए इस तनाव का असर देश में भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर अलग थलग पड़ा चाइना, उल्टा पड़ रहा है चाइना का भारत के खिलाफ दांव। जी हां दोस्तों, भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेर कर दबाव में लाने की कोशिश करने वाले चीन का दांव उल्टा पड़ चुका है। वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC पर तनाव के बीच चीन की बाह्य और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां अचानक बढ़ चुकी है। हांगकांग, कोरोना और दक्षिण चीन सागर मामले में अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश अचानक चीन के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं। जबकि चीन के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक हुआवे के विश्व बाजार में अलग थलग पड़ने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ चुकी है। एक सप्ताह पहले तक चीन की भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेरने की कूटनीति कामयाब होती दिख रही थी, मगर अब बदली परिस्थितियों में नेपाल खुद राजनीतिक संकट में आ चुका है। जबकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की नीतियों पर अंदरूनी तौर पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। भारत ने अपने खिलाफ श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश को भड़काने की चीनी रणनीति को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से की गई कूटनीतिक पहल के कारण पाकिस्तान को छोड़कर अन्य कोई पड़ोसी देश अब भारत के खिलाफ चुनौती बनता नहीं दिख रहा। LAC पर तनाव के बीच एक सप्ताह पूर्व कई देश न्यूट्रल खड़े दिख रहे थे, मगर इसी दौरान अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए बड़ी संख्या में एशिया में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। खासकर ये दोनों देश साउथ चाइना सी में चीन को सबक सिखाने के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका का इस एरिया में परमाणु बेड़ा उतारना और नौसैनिक अभ्यास करना चाइना की चिंता बढ़ा देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के खिलाफ कई मोर्चे पर नाराजगी में इन देशों को एकजुट कर दिया है। पहले कोरोना के कारण चीन के खिलाफ गुस्सा था, अब हांगकांग के सवाल पर गुस्सा बढ़ चुका है। इससे पहले साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के सामने जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश पहले ही खार खाए बैठे हैं। बढ़ सकती है चीन की मुश्किलें, WHO वुहान जाकर करेगा कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO की टीम चीन जाकर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करेगा। कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में जानकारी देने में देरी की थी, जिसके चलते कोरोना वायरस के मामले देखते ही देखते 2 महीने में दुनिया भर में फैल गए। WHO की एक टीम अगले सप्ताह चीन जाकर वायरस की उत्पत्ति और उसके फैलने की जांच करेगी। आपको बता दें कि WHO जो वुहान जाकर ये जांच करने वाला है, वे जांच 6 महीने से ज्यादा तक चल सकती है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 5 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीज और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वायरस की उत्पत्ति में गहन जांच की आवश्यकता है, मतलब कि कोरोना वायरस दुनिया भर में कैसे फैला, इसकी जांच जरूरी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक टीम वायरस की उत्पत्ति
घाटी की जांच के लिए अगले सप्ताह चीन जा रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले एक अच्छी जांच सामने आ सकती है। ये पता लगाया जा सकता है कि जानवर से मानव में ये वायरस कैसे फैला। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि चाइना से ये वायरस फैला है, लेकिन फिर भी WHO ने डिक्लेयर नहीं किया था कि ये वायरस चाइना से फैला है। और उसके बाद ये भी पता चल चुका था कि ये वायरस मानव से मानव में फैलता है, लेकिन WHO ने ये भी नहीं स्वीकार किया कि मानव से मानव में ये वायरस फैलेगा। और इसी तरीके से WHO ने चाइना की फेवर की थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो जांच होने वाली है, ये जांच कितनी तटस्थ रूप से होती है या फिर ये बायस्ड होती है। और अगर ये जांच बायस्ड होती है तो ये कभी पता नहीं चलेगा कि चाइना में ये वायरस कैसे उत्पन्न हुआ और पूरी दुनिया में ये कैसे फैला। चीन को 10,000 करोड़ रुपए का झटका देंगे दिल्ली के व्यापारी, दिवाली पर नहीं करेंगे चीनी वस्तुओं का आयात। जी हां दोस्तों, चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ व्यापारियों की लामबंदी तेज होती जा रही है। शुक्रवार को चैंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ कनॉट प्लेस मतलब के दिल्ली के सीपी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने स्लोगन लिखी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी। सभी ने कहा कि इस बार दिवाली पर चीनी वस्तुओं का आयात नहीं किया जाएगा। चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि चीन हर साल भारत में $65 बिलियन के सामान बेचता है। त्योहार के समय बाजार पर चीनी सामानों का असर अधिक रहता है। दिवाली पर लगभग 1 लाख करोड़ का सामान चीन से भारत में आयात किया जाता है। इसमें लगभग 10,000 करोड़ का सामान अकेले दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के व्यापारी जुलाई से ही दिवाली का सामान ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और ये सामान सितंबर तक आयात हो जाता है। लेकिन इस बार व्यापारियों ने प्रण लिया है कि दिवाली पर चीन का कोई भी सामान आयात नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उन सभी सामानों में चाइनीज प्रोडक्ट्स की मोनोपोली रहती है। और हमें भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो ये सारी मोनोपोली तोड़नी होगी। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में मास प्रोडक्शन किए जाते हैं, तो भारत भी ये इतना प्रोडक्शन सस्ते में कर सकता है। बस भारत के व्यापारियों को भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने महाराणा प्रताप से जुड़े तथ्यों से की छेड़छाड़, पंजाब के राज्यपाल ने दर्ज कराया विरोध। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर क्षत्रिय समाज गुस्सा में है। इस बार विरोध राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2017 से चली आ रही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की इतिहास की पुस्तकों में किए गए त्रुटिपूर्ण बदलाव में है। आरोप यह है कि इसमें हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। इस युद्ध में अकबर की सेना से महाराणा प्रताप की पराजय होना साबित किया गया है, जबकि 3 साल से चल रहे इस पाठ्य पुस्तकों में इतिहासकारों के हवाले से हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की असफलता वर्णनीय की गई थी। मतलब कि अब तक ये चला आ रहा था कि महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को हराया था, लेकिन पिछले 1-2 या फिर कहे कि 3 सालों से पाठ्य पुस्तक में ये पढ़ाया गया है कि अकबर की सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना हार गई थी। इस ताजा विवाद में पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर भी उतर चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर मांग की है कि वे इतिहासकारों और शिक्षाविदों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और इतिहास का उपहास उड़ाने वाले इस गलतियों को सुधारे। आपको बता दें कि राज्यपाल बदनौर खुद राजस्थान में एक रजवाड़े के मुखिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इतिहास की इन पुस्तकों में हम अपने बच्चों को गलत जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि कक्षा 10वीं की पुस्तक के अध्याय राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में महाराणा उदय सिंह तृतीय को बनबीर का हत्यारा दर्शाया गया है। ये साबित किया गया है कि महाराणा उदय सिंह ने यह कृत्य मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए किया गया था, जबकि सही तथ्य यह है कि असली साजिश बनबीर ने रची थी। इसी तरह विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के तथ्यों को भी गलत तरीके से दिखा गया है। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और उदय सिंह तृतीय के बारे में प्रकाशित इन गलत तथ्यों के चलते मेवाड़ के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मेवाड़ के कई जनप्रतिनिधि भी इस बदलाव के विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप के बारे में गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है। यह सीधा सीधा मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राण देने वाले महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह की छवि को खराब करने का प्रयास है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन पुस्तकों में से महाराणा प्रताप के पुत्र द्वारा अब्दुल रहीम के परिवार की स्त्रियों को बंदी बनाकर लाने पर महाराणा के नाराज होने तथा उन्हें वापस सकुशल शिविर में छोड़कर आने के आदेश के प्रसंग को भी हटा दिया गया है। मतलब कि यहाँ सीधा सीधा राजस्थान की सरकार द्वारा किसी भी एक कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश की जा रही है।